जय हिंद साथियों, पुनः हिंदी क्लास टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए हैं, जितने अध्यापक परीक्षाएं हैं वो सभी अध्यापक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाएं और लाइक वीडियो को अवश्य करें। तो इसके पहले के वीडियो में हमने भाग 1 में 1 से 40 प्रश्नों तक देख चुके थे। आज 40 से 41 से हम 80 तक देखेंगे। 3 भागों में ये वीडियो बनती है। चलिए तो चालू करते हैं। आधे अधूरे नाटक की रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। सी विकल्प आपका सही होगा। इसी के साथ शाम को भी एक चलता है टीजीटी पीजीटी, मैंने अन्य अध्यापक परीक्षाओं के लिए भी, वो भी है, उसको भी देखें। उसमें विविध चल रहा है इस समय, जिसमें पुरस्कार हैं, संस्थाओं के स्थापना है, सब उसमें चलता है। मोहन राकेश इनकी और अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे दिया है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता कौन है? तो पंचवटी काव्य के रचयिता हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक संग्रह काव्य है जिसका नाम है परिमल। क्या है? परिमल है। ये परिमल में ही संग्रहित है। अगला है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव लहर, कमायनी या झरना? तो आपका डी विकल्प होगा झरना। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। इसका प्रकाशन लगभग हुआ था 1918 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ भी वर्ष 1918 ही माना है। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता जूही की कली, क्या आया था? जूही की कली का प्रकाशन भी 1916 में प्रकाशित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसी या सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ? तो आपका 45 का डी होगा, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यह अंतिम रचना है। वर्ष, इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1960 में। इसको निराला की यह कविता जो है संध्या काकली से प्रकाशित हुई थी। कमायनी का मूल दर्शन क्या है? चार्वाक दर्शन है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, या बौद्ध दर्शन है, या जैन दर्शन है? तो कमायनी का मूल दर्शन, पहले तो कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह एक क्या है? महाकाव्य है। इसका मूल दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है?
झरना का, आंसू का, कमायनी का या लहर का? तो प्रश्न नंबर 47 का आपका सी होगा, कमायनी। कमायनी में चिंता एक सर्ग का नाम है। आप इसको जानते हैं, कमायनी में लगभग कुल 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। अब इसमें है, सभी 15 सर्ग इस प्रकार हैं। चिंता है, आशा है, उसके बाद आपका है श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद काम है, वासना है, वासना है, वासना के बाद आपका है लज्जा, कर्म, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईर्ष्या है, उसके बाद ईड़ा है। क्या है? ईड़ा। ईड़ा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य है तथा आनंद है। ये सभी शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य का हास होता है। आपका सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 49 का, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो श्लेष तो होता है उपमा, एक है जो नहीं होता है। तो ये उपमा है, अर्थालंकार का भेद होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो मैंने शब्दालंकार जो होता है, अलंकार दो रूप में होते, शब्दालंकार, अर्थालंकार में वर्गीकृत होते हैं। अलंकार के प्रमुख भेद होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। जबकि अलंकार में क्या होता है? उपमा होता है, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि आते हैं। यहाँ उपमा शब्दालंकार का भेद नहीं है। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ कह रहा है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास या विशेषोक्ति? तो प्रश्न नंबर 50 का आपका उत्तर होगा सी विकल्प, अर्थांतरन्यास। प्रश्न नंबर 51, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अनुप्रास दिया है, तो अनुप्रास होना चाहिए क्योंकि र की आवृत्ति हो रही है। तो प्रश्न नंबर 51 का आपका बी होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुंदेली भाषा का क्षेत्र है? ये आपका होता है झांसी है, झांसी, जालौन, दतिया, यानी 52 का आपका बी विकल्प होगा। झांसी, जालौन, दतिया, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, सीवान, होशंगाबाद, सीवनी है, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है बुंदेली। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, भाग्यवती या इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आपका ये होगा परीक्षा गुरु, जिसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं शायद। चलिए प्रश्न में आएगा तो फिर देख लिया जाएगा। चौपाई दिया है, छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
हाँ, श्रीनिवास जय जी हैं। भाग्यवती उपन्यास जो दिया था, भाग्यवती उपन्यास का लेखक हैं श्रद्धाराम जी फुल्लौरी हैं। श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। नूतन ब्रह्मचारी एक अजान सौ सुजान और रहस्य कथा आदि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित हैं। चौपाई, अगला प्रश्न है 54 में, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में आपका 16 मात्राएं होती हैं, यानी आपका सी विकल्प सही होता है। यह समवृत्त मात्रिक छंद है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। बी विकल्प यहाँ पे दिया है 55, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो प्रति उपसर्ग जो आपका है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो मूलतः आरंभ में जुड़ कर के उसका अर्थ बदल देता है। प्रति उपसर्ग हिंदी में संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत भाषा के उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे अप है, अपि है, अव है, उ, ओत, उप, दुस, पूरा, वि, सम, सु, अति, अधि, अनु, नीर, निस, नी, परा, परि, प्रति आदि हैं। लगभग इनकी संख्या, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मनहरण कवित्व में, तो मनहरण कवित्व पहले तो ये होता है वर्णिक छंद होता है। क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। इसमें लगभग 31 वर्ण होते हैं। मनहरण कवित्व में 31 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक छंद है। 57 प्रश्न है, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें क्या है? सोरठा है। अब इसमें दिया है सोरठा में ये होता है कि विषम चरण जो होता है प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। तो गिन लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। 2, 1, 1, 2, 2, 1, सॉरी यहाँ पे भी 1 होगा। तो देखिए हो रहा है यहाँ पे शाम 2 हो जाएगा 1, तो 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 2, 11, 11 हो गया। तो 13 इधर भी होंगे। ऐसे 13-11 मात्राएं होती हैं। 11-13। सोरठा का विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 58 का उत्तर होगा बी, कादम्बरी। कादम्बरी जो कि बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट द्वारा रचित है। यह विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी को विश्व का प्रथम। अन्य मान्यता के अनुसार जापानी भाषा में लगभग 1007 ईस्वी में लिखे गए ज़ेन्जी की कहानी उपन्यास को विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ भी कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार ज़ेन्जिन की कहानी को भी, जो जापानी भाषा में है, अगला प्रश्न है
हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मागधी, अर्ध अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, या खस अपभ्रंश, या सौरसेनी। तो इसका आपका डी विकल्प होगा, सौरसेनी से मानी गई है। मगधी में क्या होता है? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है और खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी विकसित हुई है। अगला प्रश्न है लिपि चिन्हों। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, या वर्ण माला कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका 60 का डी विकल्प होगा। इसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो लिपि होती है, लिपि चिन्ह होते हैं, उनके क्रमबद्ध जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब लिपि चिन्ह होता है जैसे देवनागरिक है, अ आ इ उ क ख ग घ, ये सब क्या हैं? लिपि चिन्ह होते हैं, यानी लिखने की भाषा। लिपि मतलब लिखने वाली भाषा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? यहाँ आपका है दिया गया है, प्रसिद्ध रचना है गोदान। प्रश्न नंबर 61 प्रेमचंद द्वारा महाकाव्य गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है। वर्ष 1936 में लिखा गया। यह उपन्यास जो है प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपका सी विकल्प होगा, मथुरा। पश्चिमी हिंदी भाषा की 5 बोलियां होती हैं। ब्रज, बुंदेल, कनौजी, खड़ी बोली। बांगरू में से ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की अंतिम एवं समृद्ध सरस भाषा है। इसका केंद्र मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ और भरतपुर होता है। तो इसमें आपका मथुरा है, तो मथुरा माना जाएगा। निर्मला वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तलाश, बंजर। तो प्रश्न नंबर 63 का आपका उत्तर होगा ये परिंदे। 63 में परिंदे है। इस पिछली गर्मियों में बीच बहस में आज निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। मैंने परिंदे भी है और पिछली गर्मी में और बीच बहस में, ये उनके कहानी संग्रह का नाम है। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवन, तमस, गुनाहों का देवता, या त्यागपत्र। तो आपका ये 64 का बी विकल्प होगा, तमस। भारत विभाजन की मार्मिक पीड़ा को तमस उपन्यास में प्रदर्शित किया गया है। इनके लेखक हैं भीम साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। शेखर एक जीवनी जो है, शेखर एक जीवनी, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपन्यास है। और गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आपका होगा वयम रक्षामः। ये जो है उनका नहीं है। ये
सेन शास्त्री का है। ये हैं चतुर सेन शास्त्री की रचना है वयम रक्षामः। जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख और अनामदास का पोथा ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 66 है, गोदान उपन्यास की नायिका है। गोदान उपन्यास की नायिका है तो गोदान उपन्यास की नायिका का नाम धनिया है। ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास है। अन्य पात्र इसके हैं गोबर है, हीरा है, राम साहिबा हैं, गोविंद हैं, मिस्टर मेहता हैं, मिस मालती हैं, माता दीन आदि हैं। मृग नयनी उपन्यास के लेखक हैं तो मृग नयनी उपन्यास की लेखक वृंदालाल वर्मा हैं। इनके उपन्यास गढ़कुंडर है, विराट की पद्मिनी है, झांसी की रानी है, प्रत्यागत है और कुंडली चक्र हैं। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम है तो आधा गांव उपन्यास की रचना राही मासूम रजा ने की है। किसने की है? राही मासूम रजा। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं हिम्मत जौनपुरी, दिल का सादा कागज, टोपी, शुक्ला, सीना 75 यानी सीन 75 यानी 75, कटरा वी आरजू ओस की बूंद। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो आपका डी विकल्प होगा 69 का गया प्रसाद शुक्ल सनेही। शुक्ल सनेही द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। जबकि बद्री नारायण प्रेमचंद्र प्रेमधन और आपके हैं राधा कृष्ण दास भारतेंदु के, जबकि जसवंत सिंह रीतकाल के कवि हैं। निम्नलिखित कृतियों में कौन सा उपेंद्र अस्क द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें से 3 हैं, एक जो है कि नहीं है। तो प्रश्न नंबर 70 का आपका ए विकल्प होगा शतरंज की मोहरें। शतरंज की मोहरें के रचनाकार कौन है? तो ये हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर हैं। गिरती दीवार, गर्म राख, गिरती दीवार, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, एक रात का नर्क, एक नन्ही कंदील आदि अस्क जी की यानी उपेंद्र नाथ अयस्क की रचनाएं हैं। मैला आंचल का प्रकाशन हुआ। ये मैला आंचल जे का आंचलिक उपन्यासकार फणेश्वर नाथ रेणु इसके उपन्यासकार हैं। मैला आंचल का प्रकाशन हुआ है 1954 यानी आपका बी विकल्प सही होगा। इसमें बिहार के पूर्णिमा जिले यानी पूर्णिमा इसमें लिखा, सारे पूर्णिया होना चाहिए, जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन किया गया है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की।
तो प्रश्न नंबर 72 का आपका सी होगा परम सत्ता की। ये मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा अवधी भाषा में रचित पद्मावती में पद्मिनी है परम सत्ता की प्रतीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो नंददास है ये हैं, परमानंद दास है ये हैं, क्षितिज स्वामी भी हैं, हरिव्यास देव जी नहीं हैं, यानी 73 का आपका डी विकल्प होगा। आप जैसे जानते हैं कि अष्टछाप में 8 कवियों का समूह है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और जैसे 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, जबकि 4 शिष्य कवि गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी हैं, क्षितिज स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंददास। प्रश्न नंबर 74, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कबहू जोग वियोग न जाके, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्ति में कहाँ, उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं, इनके रचनाकार कौन हैं? तो प्रश्न नंबर आपका 74 का होगा डी विकल्प, रामचरितमानस तुलसीदास। ये अयोध्या कांड से ली गई है। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई नहीं है, वो तुलसीदास की है, तो इसमें आपका सी विकल्प होगा, कृष्ण गीतावली। ये सब उनकी रचनाएं नहीं है, ये कृष्ण गीतावली उनकी रचना है। कृष्ण गीतावली गोस्वामी द्वारा रचित है। इसमें क्या है, राम ध्यान मंजरी है स्वामी अग्रदान की, और श्री रामाचन पद्धति एवं राम सतसई रामानंद की रचना है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु या शंकर? प्रश्न नंबर 76 का आपका होगा बी विकल्प, राम का। किसमें है? राम का है। अष्टयाम नामक पुस्तक में दिनचर्या है राम का। हाँ, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 77 है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्री भट्ट? तो आपका 77 का वी विकल्प होगा, नाभादास। तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। भक्तमाल परंपरा। प्रश्न नंबर 78 है, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो यहाँ अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो प्रश्न नंबर 78 का ये होगा अवधी। याद रखें, मलिक मोहम्मद जो लिखा है पद्मावती या पद्मावत, उसमें जो है अवधी भाषा का में ही लिखा गया है। अगला है प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि माना जाता है मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन हिंदी का ज्ञात एवं प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है चंदायन को। इसके द्वारा गायक लोर या लोरकी और नायिका चांदा या चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है।
बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा? तो प्रश्न नंबर 80 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न यह है, बाल मुकुंद ने लगभग 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो अगले दिन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।